औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा रोशन अपने घर में सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके अपना घर परचेज़ करना चाहता है तो पाकिस्तान में वो कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर है और पाकिस्तान में वो अपना घर अपने रिलेटिव के लिए या अपने लिए परचेज़ करना चाहता है और वो चाहता है कि बैंक इन्वेस्टमेंट करे, बैंक पैसे दे और मैं घर परचेज़ कर लूँ और मेरी सिक्योरिटी जो है, मैं रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हूँ तो मेरी बैंक की सिक्योरिटी दे। गवर्नमेंट की जो करंट स्कीम है इसके तहत वो अपना घर का ख्वाब है वो पूरा कर सकता है। रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर अपना पाकिस्तान में घर बना सकता है जो भी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है। इसके की फ़ीचर्स की डिस्कस करते हैं कि अगर कोई बंदा उसका घर परचेज़ करना चाहता है, पैसे रेंट पे लेना फाइनेंसिंग करवाना चाहता है तो उसके फ़ीचर्स क्या होंगे। इसकी फ़ाइनेंसिंग जो है, टोटल 100% फाइनेंसिंग जो है बैंक के थ्रू वो अवेल कर सकता है। मीज़ान बैंक उसको 100% अवेल करवाता है। जो प्राइसेस हैं, जो मतलब आपको बोल सकते हैं उसके प्रॉफिट रेट हैं वो एक्चुअली से में बहुत कम किए हुए हैं। और इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी है टू मेक पार्शियल यूनिट परचेज विद नो अर्ली टर्मिनेशन प्रॉफिट आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो ये बताना चाह रहा है इसमें कि आपने जो पहले साल के बाद किसी भी पॉइंट इन टाइम पे जितने मर्जी वो इसके यूनिट परचेज़ करना चाहे, क्योंकि ये डिमिनिशिंग मुशारके के ऊपर होगा। तो अगर वो सपोज़ 5 लाख इकट्ठे देना चाहता है, 2 लाख इकट्ठे लेना चाहता है तो किसी भी पॉइंट पे इकट्ठे दे सकता है। अगर टर्मिनेशन करना चाहता है विद इन 1 ईयर तो 1% चार्ज होगा अर्ली टर्मिनेशन प्रॉफिट। अगर 1 साल के बाद वो इसको टर्मिनेट करना चाहता है और कहता है मैं सारी पेमेंट करना चाहता हूँ तो वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है इसके ऊपर है 4,000 रुपये प्लस FED है। और इसके पास ये है कि लाइफ तकाफुल है, कवरिंग डेथ, वो भी एक ऑप्शनल है। और इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी का तकाफुल एब्सोल्युटली फ्री है। जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं बैंक उसको तकाफुल देगा। और इसके बाद ये है कि जो ये बंदा है जो रोशन अपने घर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फाइनेंसिंग ले रहा है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम जो है उसके जो क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है वो इसमें आ सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो क्राइटेरिया में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसका है, पहला है कि लियन बेस में जो है कि नॉन रेजिडेंट पर जो RD अकाउंट होल्डर हैं जिनके पास वैलिड नाइकॉब या POC है वो लियन बेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लियन बेस में ये होगा कि वो अपने पैसे बैंक के पास प्लज कराएँ और बैंक उसके ऊपर उनको प्रॉफिट देगा, प्लस जो गवर्नमेंट है जो बैंक है वो उसको फाइनेंसिंग दे देगा और वो अपना घर बना सकता है। नॉन लियन बेस में ये हो सकता है कि जो भी RD अकाउंट होल्डर है और उसके पास वैलिड नाइकॉब है तो वो अप्लाई कर सकता है इसमें उसकी सिटीजनशिप में। और उसको भी नॉन लियन में ये है कि बैंक उसके डॉक्यूमेंट चेक करके उसको पैसे नहीं रखने पड़ेंगे, बट बैंक उसको फाइनेंसिंग दे देगा। प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये है कि वो 3 ऑप्शन अवेल कर सकता है, या तो घर बना सकता है, बिल्ड कर सकता है, या अपने घर जो पुराना है उसको रेनोवेट कर सकता है, या न्यू घर परचेज़ कर सकता है, बना बनाया परचेज़ कर सकता है। इसमें जो सेगमेंट हैं वो हैं कि अगर वहाँ पे जो पाकिस्तान से बाहर को नॉन रेजिडेंट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो सैलरीड है या वो नॉन सैलरीड है, दोनों ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल हैं। अगर उसके पास वहाँ पे सैलरी है तो वो अवेल कर सकता है, घर ले सकता है। इसके बाद आ जाते हैं जो इसकी एज की लिमिट क्या होगी। अप्लीकेंट और नॉन अप्लीकेंट जो को अप्लीकेंट है या उसका जो बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहा है, जो 2 बंदे 3 बंदे बातों का मिल के ले लेते हैं तो उसको को अप्लीकेंट कहते हैं। तो अप्लीकेंट या को अप्लीकेंट की एज कितनी होगी। लियन बेस में 20 से 65 साल की एज लिमिट है। 20 साल से लेकर 65 साल का कोई भी बंदा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिसके पास RD अकाउंट है वो अप्लाई कर सकता है इसमें। और नॉन सैलरीड में भी यही है, सैलरीड में भी यही है। और नॉन लियन बेस जो है उसमें ये है कि अगर बंदा जो है उसने अपने पैसे एडवांस में कोई नहीं जमा करवा रहा, वो कहता है बैंक ही सारे फाइनेंस करे, तो जो सैलरीड इंडिविजुअल है उसके लिए 20 से 60 साल है। और नॉन सैलरीड जो वहाँ पे जैसे काम कर रहे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो उनके लिए 20 से 60 साल के लिए वो कर सकता है। और जो को अप्लीकेंट की एज है वो भी 65 साल होनी चाहिए एट दी एज ऑफ मैच्योरिटी। मीन वाइल के अगर एक बंदा 3 साल के लिए वो लेना चाह रहा है, घर लेना चाहता है, और उसका जो को अप्लीकेंट है वो 62 साल का है, तो जब वो एग्रीमेंट एंड होगा तो 65 साल का होगा। दैट मीन वो उस टाइम तक वो 3 साल के लिए फैसिलिटी ले सकता है। या इन अदर वर्ड के जब उसका मैच्योर होगा कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी एज 65 साल होनी चाहिए। फाइनेंसिंग रेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगर कोई बंदा फाइनेंसिंग रेंज में बायर है और ये बिल्डर है अगर वो बिल्ड करना चाहता है या बाई करना चाहता है तो मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 5 लाख कम अज़ कम उसको अप्लाई करना है और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी उस पर अप्लाई कर दे। अगर वो रेनोवेट करना चाहता है और वो लियन बेस में करना चाहता है तो मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम में
कोई लिमिट नहीं है। और इसी तरह जो अगर नॉन लियन बेस में करना चाहता है तो मिनिमम 5 लाख है और मैक्सिमम जो है वो 1 करोड़ रुपया है। तो 10 मिलियन तक वो कर सकता है मैक्सिमम नॉन लियन में। नॉन लियन वो है जहाँ पे आप अपने पैसे नहीं देते, बैंक फाइनेंसिंग करता है। अगर बैंक फाइनेंसिंग करेगा तो 5 लाख से 10 लाख तक वो 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सॉरी घर ले सकते हैं आप। अगर लियन बेस है तो 5 लाख से ऊपर जितने मर्जी आप कर लें। फाइनेंसिंग टेन्योर जो है जो 3 साल से 25 साल के लिए इसमें आप ले सकते हैं। और जो को-एप्लीकेंट हैं, को-एप्लीकेंट में इसमें आपके ये हो सकते हैं कि अगर है लियन बेस में ये होता है कि को-एप्लीकेंट मैंडेटरी नहीं होता, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जबकि नॉन लियन बेस में भी जो को-एप्लीकेंट है वो मैंडेटरी है और इमीडिएट फैमिली मेम्बर होना चाहिए आपका, जैसे कि आपकी वाइफ है, पेरेंट है, अडल्ट सिबलिंग है, मतलब आपके भाई वगैरह या आपके बच्चे हैं, तो ये जो पाकिस्तान में रह रहे हों नॉन लियन बेस के लिए ज़रूरी है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ को-एप्लीकेंट जो हैं ये तकरीबन 4 को-एप्लीकेंट अलाउड हैं यहाँ पे पाकिस्तान जो इसमें। अच्छा, को-एप्लीकेंट अगर NRP हैं और उनकी इनकम क्लब हो सकती है या नहीं। सपोज़ हम करते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर बैठा हूँ और मेरे 2 भाई भी पाकिस्तान से बाहर हैं, हम तीनों भाई हम मिल कर घर लेना चाहते हैं, तो लियन बेस में 100% उन तीनों की आमदन जो है वो क्लब हो सकती है। नॉन लियन बेस में ये है कि 100% को-एप्लीकेंट इनकम विल बी इन केस ऑफ स्पाउस। अगर मैं और मेरी जो वाइफ है वो दोनों पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं तो दोनों की जितनी आमदन होगी, सपोज मेरी 7 लाख है, उसकी 5 लाख है, तो मेरी टोटल हमारी आमदन कितनी बनेगी 12 लाख रुपए। और अगर को-एप्लीकेंट आपका अदर देन स्पाउस है, मतलब आपकी वाइफ नहीं है कोई और है तो फिर मेरी 7 लाख रुपए आमदन है, तो मेरी वाइफ की जो है, जो मेरे भाई है दूसरा, तो उसका हम कह सकते हैं कि जो उसकी 75 लाख आमदन, सॉरी 5 लाख रुपए आमदन है, तो उसका 75%, 5 लाख का 75% प्लस 5 लाख पर 7 लाख मेरा, तो तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख रुपए ये बनेगी, ये आमदन बनेगी उसकी। तो इसलिए कह सकते हैं कि नॉन लियन बेस में 100% है अगर स्पाउस है आपके साथ, अगर आपके साथ को-एप्लीकेंट को और है तो फिर 75% है। नेट मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? लियन बेस में कोई मंथली इनकम का क्राइटेरिया नहीं, जितनी मर्जी हो ओके है। और जो नॉन लियन बेस है इसमें यह है कि मिनिमम तो क्राइटेरिया कोई नहीं है, जस्ट ये हो सकता है कि 50% उसका डेट बर्डन रेशियो होना चाहिए। डेट बर्डन ये है कि इसके बाद इस एक बंदा है जिसके ने ऑलरेडी 3-4 लोन अप्लाई किए हुए हैं और उसकी जो किस्त बन रही है उसकी तनख्वाह का 50% बन रही है। सपोज़ एक बंदे ने 2 लाख रुपए कमा रहा है, उसमें से 1 लाख रुपए किस्त दे रहा है, तो उसका डेट बर्डन क्या है? 50% है। अब एक बंदा जिसकी 2 लाख रुपए आमदन है और ऑलरेडी वो 30,000 रुपये या 33,000 रुपये, या हम कह सकते हैं कि वो कर रहा है जनाब, या से हम 50,000 रुपये हम कहते हैं कि उसकी किस्त है, तो उसका जो डेट बर्डन है वो 25% है। अब वो 25% वाला जिसकी 50,000 है उसके पास क्वेश्चन है 20% 25 क्या बोलते हैं उसको, उसके पास क्वेश्चन है कि वो 25% उसके बाद डेट बर्डन अभी बचा हुआ है, तो वो 50% से ले सकता है, मतलब 1 लाख तक उसकी किस्त हो सकती है। सादा अल्फाज में ये है कि अगर कोई बंदा जिसकी आमदन 2 लाख रुपए है और वो 1 लाख रुपए तक की किस्तें तक वो ले सकता है, इसको बोलते हैं 50% ऑफ डेट बर्डन, कि उसकी किस्त देने के बाद आधी सैलरी बच जाए। उसके एम्प्लॉयमेंट टेन्योर की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट टेन्योर जो है मिनिमम जो है बिज़नेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और बिज़नेस के लिए कम से कम 1 साल होना चाहिए लियन बेस के लिए, और नॉन लियन बेस के लिए ये होना चाहिए कि कम से कम उसकी जो एम्प्लॉयमेंट टेन्योर है या उसका बिज़नेस है वो 2 साल पुराना होना चाहिए। कोई भी बंदा जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उसकी मिनिमम जो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब कर रहा है, उसको 2 साल हो चुके हों, या बिज़नेस कर रहा है 2 साल भी हो चुके हों, तब तो बैंक उसको फाइनेंस करेगा नॉन लियन में। अगर वो अपने पैसे रखवा के लिए फाइनेंसिंग लेना चाह रहा है तो फिर कम से कम उसकी जो जॉब है उसको 1 साल हो चुका हो। अब ये करते हैं प्रॉफिट रेट की बात। प्रॉफिट रेट में ये है कि जो लियन बेस्ड हैं, नॉन लियन बेस्ड हैं, सैलरीड और जो बिज़नेस इंडिविजुअल हैं, उनके लिए ये है कि 1 साल का कैबर प्लस 1.5% उसका प्राइसिंग हो जाएगी तकरीबन। ये मतलब जितना भी काइबर है प्लस 1.5% हम कर लेंगे, तो सपोज़ हम इस टाइम काइबर 7 पे चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 8.5% पे आपको इसका रेट लगेगा, इसका ऊपर प्रॉफिट देना पड़ेगा। और जो लियन बेस है उसमें यह है कि 1 साल का काइबर ही है पर एनम, जैसे 7% है तो 7% ही उसके ऊपर प्राइसिंग होगी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि फ़िक्स रेट क्या बनेगा। अगर सपोज़ एक बंदा है कि ये तो हमने वाइब्रेट रेट बताया, वेरिएबल रेट बताया है। अगर फ़िक्स प्रॉफिट रेट वो करना चाहता है कि मेरे प्रॉफिट जो है 5 साल के लिए
फ़िक्स हो जाए और 5 साल के बाद फिर और हो, फिर उसके बाद और हो। तो ये कह सकते हैं कि सैलरीड के लिए 5 साल का जो 5 ईयर का PKR वैल्यू है प्लस 1.5%, तो इसका भी तकरीबन 8.5% बन रहा है। और इसके बाद जो है लियन बेस में भी टोटल 5 ईयर के लिए जो काइबोर रेट आ रहा है, जैसे 7% आ रहा है, तो यही 7% ही चलेगा। ये इसकी एक ग्लिम्सेस थी इसके कि अगर कोई बंदा जो पाकिस्तान में घर परचेज़ करना चाहता है, अपना घर मेरा घर मेरा पाकिस्तान में, या रोशन अपना घर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो चाहता है कि मेरे रिलेटिव का या मेरे घर वालों का या मेरा घर पाकिस्तान में बन जाए, तो वो इस तरीके के थ्रू मीज़ान बैंक से अप्लाई कर सकता है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल जो है मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये सारी डिटेल वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं शो कर दूँगा जो रेडी रेफरेंस के लिए है। अच्छा, इसके बाद यह है कि जो फाइनेंसिंग होम फाइनेंसिंग मीज़ान बैंक जो प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम, जो शरिया रूल्स के तहत आप जिन जिन कॉलोनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और घर ले सकते हैं, तो उनमें यह है कि एमर अपार्टमेंट फाइनेंसिंग कराची में कर सकता है, या है वेस्ट पार्क रेजिडेंशियल फाइनेंसिंग, ये भी कराची में हो रही है। चप्पल कंट्री यार्ड फाइनेंसिंग कराची में हो रहा है। चप्पल अपटाउन फाइनेंसिंग कराची में हो रहा है। और नॉर्थ रेजिडेंसी कराची, ये 4-5 टाउन है, यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस की बात कर रहे थे, मैं 4000 प्लस FED बोला था, तो 16% FED होता है, तो आपको तकरीबन 4640 रुपये के देने पड़ेंगे। लीगल चार्जेस जो हैं वो जितने आपको लगेंगे वही होंगे, और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस जो आपने घर परचेज़ करना है या प्लॉट परचेज़ करना है उसका एक बंदा जाकर वैल्यू लगाएगा, तो वो भी चार्जेस जितने होंगे वो कर सकेंगे। RDA अकाउंट का एक लिंक मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर आप एप्लीकेशन अप्लाई नाउ के थ्रू को कर सकते हैं। इसके बाद जो इसके रिलेशनशिप मैनेजर की डिटेल्स होती हैं वो भी उसी लिंक में आपको मिल जाएंगी कि ये कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद आपने उस पर मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे ये भी अवेलेबल है कि वहाँ पे अपना नाम लिखें, अपनी सिटी का नाम लिखें, तो मीज़ान बैंक का नुमाइंदा आपको कॉल करके आपसे डिटेल जो आपकी हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये मुल्तान है, बहावलपुर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ पे हमारे हब मैनेजर बैठे हैं। लाहौर हैं, लाहौर के 3-4 जगहों पे हमारे हब मैनेजर बैठे हैं। ये वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आपको ये डाटा ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। इस मेरा रोशन अपना घर के बारे में जो बैंक फाइनेंसिंग का तरीक़ाकार है, इसके बारे में अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो मेरे ज़रूर पूछेगा। ये डिमेंशिंग मुशारका का प्रोडक्ट है और डिमेंशिंग मुशारका के बारे में डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बाद में बना दी जाएगी। तो इसके बारे में अभी तक इसकी कोई एम्बिग्यूटी हो तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।